नमस्कार। आज का हमारा विषय रहेगा पर्यावरणीय निश्चयवाद। जैसा कि आप सभी को पता है, भूगोल के अंदर मानव और जो प्रकृति है उसके संबंध को जानने के लिए 3 प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित है, जिसमें सबसे पहली है पर्यावरणीय निश्चयवाद, दूसरी है संभववाद और तीसरी है नवनिश्चयवाद। उसमें से जो सबसे पहली है पर्यावरणीय निश्चयवाद, वो आज हम पढ़ेंगे। पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद भी इसको बोला जाता है। ये एक जर्मन विचारधारा है। क्योंकि इसका जो जनक है वो जर्मनी का एक विद्वान हुआ है, रेटकेल, उसको माना जाता है। इसलिए पर्यावरणीय निश्चयवाद को जर्मन विचारधारा माना जाता है और इसका प्रतिपादक या इसका जनक किसको माना जाता है? रेटकेल को माना जाता है। इस विचारधारा के अनुसार पर्यावरण ही सब कुछ निश्चित करता है या पर्यावरण ही सब कुछ है। पर्यावरण सर्वशक्तिमान है, जबकि मनुष्य क्या है? पर्यावरण के सामने तुच्छ और महत्वहीन प्राणी है। यानी पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार प्रकृति सर्वशक्तिमान है, प्रकृति सब कुछ निर्धारित करने वाली है, सब कुछ निश्चित करती है, मनुष्य का कोई वश नहीं चलता। ये मानते हैं पर्यावरणीय निश्चयवादी। इस विचारधारा के जो प्रमुख विचारक है वो हम पढ़ेंगे और उनके विचारों को भी हम पढ़ेंगे, जिनके अंदर ये बात बोली गई है कि प्रकृति क्या करती है? मनुष्य के ऊपर अपना प्रभाव डालती है। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस ने क्या बात बोली है कि जो एशिया के जो लोग होते हैं वो आराम पसंद होते हैं, उनको आराम बहुत ज्यादा पसंद होता है, जबकि जो यूरोप के जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा परिश्रमी और क्या होते हैं? साहसी होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। कहाँ के लोग? यूरोप के लोग। क्यों? क्योंकि वहां की जो पर्यावरणीय दशाएं वो अलग प्रकार की है, जबकि एशिया के अंदर पर्यावरणीय दशाएं, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है एशिया के अंदर, इसलिए यहाँ के लोग क्या है? बहुत ज्यादा आराम पसंद है। ये बात बोली किसने? हिप्पोक्रेटस ने। दूसरा विद्वान जो है वो है अरस्तु। अरस्तु की एक बड़ी फेमस पुस्तक थी राजनीति। उस पुस्तक के अंदर इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है और इन्हीं का एक शिष्य सिकंदर का नाम आपने सुना होगा, वो इन्हीं से प्रभावित होकर विश्व विजय के लिए निकला था। इन्होंने क्या बात बोली थी कि जो उच्च अक्षांशों के जो लोग हैं वो साहसी होते हैं, उच्च अक्षांशों के जो लोग हैं वो साहसी होते हैं, जबकि निम्न अक्षांशों के जो लोग हैं उनके अंदर क्या होती है? साहस की कमी होती है और वो गुलाम प्रवृत्ति के होते हैं। जबकि जो मध्य अक्षांशों के जो लोग हैं वो क्या होते हैं? सर्वगुण संपन्न होते हैं। अरस्तु ने क्या बात बोली है कि ऊंचे अक्षांशों के जो लोग हैं वो साहसी होते हैं, जबकि निम्न अक्षांशों के लोग गुलाम प्रवृत्ति के होते हैं। जबकि मध्य अक्षांश के रहने वाले जो लोग, खासकर यूनानियों का इन्होंने जिक्र किया था कि जो यूनानी जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? सर्वगुण संपन्न होते हैं। इसीलिए इन्होंने ये बात बोली थी कि जो यूनानी लोग हैं वो क्या करेंगे? सारे विश्व के ऊपर राज करेंगे। वो सारे विश्व के ऊपर राज करने के लिए ही बने हैं। और इसी विचारधारा से प्रभावित होकर इनका एक शिष्य है जिसका नाम सिकंदर था, वो विश्व विजय के लिए निकला था, क्योंकि उसने ये बात सोची थी कि हम सर्वगुण संपन्न हैं, हम क्या कर सकते हैं? विश्व के ऊपर राज कर सकते हैं, जबकि जो निम्न अक्षांशों के जो लोग हैं वो गुलाम प्रवृत्ति के। और ये चीजें हमने देखी भी है कि एशिया, अफ्रीका, यहाँ के जो लोग हैं उनको गुलाम बनाते थे। कौन बनाते थे? जो यूनानी लोग थे। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर गुलाम प्रवृत्ति पाई जाती है, दासता की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर साहस की क्या होती है? कमी होती है। तो ये बात बोली थी किसने? अरस्तु ने। कौन सी पुस्तक के अंदर बोली थी? राजनीति के अंदर। इसके बाद तीसरा विद्वान है अल-मसूदी। अरबी विद्वान था। अरबी जो लोग थे इन्होंने क्या किया था? विश्व को जलवायु कटिबंधों के अंदर बांटा था और भारतीय जो मानसून है उसका सबसे सटीक विवरण देने का श्रेय भी अल-मसूदी को ही दिया जाता है। अल-मसूदी ने क्या किया था? अल-मसूदी ने ये बात बोली थी कि जहां पर्याप्त मात्रा के अंदर जल पाया जाता है उन क्षेत्रों के जो निवासी होते हैं वो प्रसन्नचित्त और विनोदी स्वभाव के होते हैं, वो हमेशा खुश रहने वाले लोग होते हैं जहां पर्याप्त मात्रा में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। जबकि जिस क्षेत्र के अंदर जल कम मात्रा में पाया जाता है या शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों के जो लोग होते हैं उनका स्वभाव चिड़चिड़ा होता है। यानी यहाँ जो इसने जोर दिया है वो किसके ऊपर दिया है? जल के ऊपर। कि जल क्या करता है?
प्रभावित करता है। यानी जल क्या है, प्रकृति का ही एक तत्व है। जहां जल पर्याप्त मात्रा के अंदर मिलेगा वहां लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे। इसके विपरीत जहां जल की मात्रा कम होगी वहां के लोगों का स्वभाव क्या होगा, चिड़चिड़ा होगा। ये बात बोली है किसने, अल्मसूते ने। चौथा विद्वान है कांट। कांट ने क्या बात बोली, कांट ने लिखा है कि उष्ण देशों के जो निवासी होते हैं, जहां गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, वहां के जो निवासी होते हैं वो सुस्त और भीरू होते हैं, यानी डरपोक होते हैं वो। और वो क्या होते हैं, आलसी किस्म के होते हैं, जैसे कि ये बात बोली थी हिप्पोक्रेटस ने। और ये बहुत ज्यादा कायर होते हैं, कायरता की प्रवृत्ति इन लोगों के अंदर पाई जाती है। कौन से देशों के लोगों के अंदर, जहां गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है वो लोग कायर होते हैं। कायरता के कारण क्या होता है, वो बहुत ज्यादा अंधविश्वासी होते हैं, और अंधविश्वासी होने के कारण उनके अंदर भी क्या है, दासता की प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलित होती है। ये बात किसने बोली है, कांट ने बोली है। यानी कांट ने क्या बोला कि जिन देशों के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां के निवासी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सुस्त होते हैं, लेजी बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा वो क्या होते हैं, भीरू यानी कायर होते हैं, कायरता की प्रवृत्ति उनके अंदर ज्यादा पाई जाती है, और कायरता से अंधविश्वास जन्म लेता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा अंधविश्वासी होते हैं। और अंधविश्वासी होने के कारण ही उनके अंदर दासता या गुलामी की प्रवृत्ति ज्यादा पाई जाती है। ये बात बोली किसने, कांट ने। उसके बाद अगला जो विद्वान है वो है हम्बोल्ट। हम्बोल्ट ने क्या बात बोली, हम्बोल्ट ने क्या बात बोली कि जितनी भी प्रजातियां बनी हैं, अगर हम देखें तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी चमड़ी का रंग अलग प्रकार का मिलेगा, यूरोपियन अलग प्रकार के होंगे, एशियन अलग प्रकार के होंगे। तो इन्होंने क्या बात बोली है कि जो शारीरिक लक्षण है, जैसे किसी की चमड़ी का रंग काला है, किसी का सफेद है, उन लक्षणों के अंदर जो अंतर पाया जाता है वो किनके कारण पाया जाता है, पर्यावरणीय दशाओं के कारण पाया जाता है। एशिया और अफ्रीका के जो लोग हैं उनकी चमड़ी का रंग काला पाया जाता है, जबकि यूरोपियन है उनकी चमड़ी का रंग क्या है, उजला पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्यों, क्योंकि पर्यावरणीय दशाएं क्या करती है, हमारे शरीर के आकार को निश्चित करती है। हमारा शरीर किस प्रकार का होगा, चमड़ी किस प्रकार की होगी, बालों का रंग किस प्रकार का होगा, जबड़े की बनावट किस प्रकार की होगी, ये निर्धारित कौन करेगी, पर्यावरणीय दशाएं। तो हम्बोल्ट ने क्या बात मानी थी कि पर्यावरणीय दशाएं ही क्या करती है, शारीरिक लक्षणों को निर्धारित करती है। उसके बाद हम जाए तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट विद्वान है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की एक पुस्तक आपने पढ़ी होगी, 1859 के अंदर इनकी एक पुस्तक आई थी, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक थी, प्रजातियों का उद्भव एवं विकास। 1859 के अंदर एक पुस्तक आई थी। इन्होंने क्या बात बोली थी कि जीवों की उत्पत्ति, जीवों के शरीर का आकार और जीवों की संख्या कितनी होगी, ये सारी चीजें निर्धारित कौन करेगी, प्रकृति निर्धारित करेगी। इन्होंने ये बात बोली थी कि किस प्रकार के जीव किस स्थान के ऊपर जन्म लेंगे, उनकी संख्या कितनी होगी, उनके शरीर का आकार किस प्रकार का होगा, वो निर्धारित कौन करेगा, पर्यावरणीय दशाएं करेगी। जैसे इन्होंने डायनासोर के बारे में आपने सुना होगा। डायनासोर, पुराने टाइम के अंदर डायनासोर पाया जाता था, हमारे धरती के ऊपर डायनासोर पाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, डायनासोर की संख्या बहुत कम हुई। कम होने के बाद एक टाइम ऐसा आया कि डायनासोर है वो पूरी तरह से क्या हो गया, विलुप्त हो गया। क्यों विलुप्त हो गया, क्योंकि ये पर्यावरणीय जो दशाएं थी उनके अनुसार वो खुद को ढाल नहीं पाया। तो डार्विन ने क्या बात बोली है कि पर्यावरण के द्वारा ही किसी जीव के शरीर की आकृति, जीव की उत्पत्ति और उनके शरीर की आकृति किस प्रकार की होगी निर्धारित कौन करेगा, पर्यावरणीय दशाएं करेगी। ये बात बोली चार्ल्स डार्विन ने। उसके बाद रेटकिल, पर्यावरणीय निश्चयवाद का सबसे बड़ा प्रतिपादक, इसका जनक किसको माना जाता है, रेटजेल को माना जाता है। और एक इनकी शिष्या थी कुमारी एलन सेम्पल, वो भी बहुत बड़ी समर्थक थी किसकी, पर्यावरणीय निश्चयवाद की। तो रेटजेल ने क्या बात बोली थी, रेटजेल ने ये बात बोली थी कि मनुष्य पर्यावरण की उपज है, मनुष्य प्रकृति की उपज है, मानव को प्रकृति ने पैदा किया है और मनुष्य को क्या करना पड़ता है, खुद को प्रकृति के अनुसार ढालना पड़ता है, प्रकृति के साथ मनुष्य को अनुकूलन करना पड़ता है, प्रकृति के अनुसार चलना पड़ता है। ये क्या करता था, सर्वाइवल टू द फिटेस्ट या योग्यतम की उत्तरजीविता। हर्बर्ट स्पेंसर की एक उक्ति आपने पढ़ी होगी, योग्यतम की उत्तरजीविता। कहने का मतलब जो पर्यावरण के अनुसार खुद को ढाल पाएंगे वो ही जीवित रह पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ डायनासोर का जिक्र किया था। अब जो प्रजाति, जो जीव जंतु पर्यावरण के अनुसार खुद को ढाल लेंगे
वो जीवित बचेंगे, और जो पर्यावरण के अनुसार खुद को नहीं डाल पाएंगे वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो रेडचेल ने भी यही बात बोली थी कि प्रकृति क्या करती है, सब कुछ करती है, और मानव क्या करता है, अपने आप को पर्यावरण के अनुसार ढाल लेता है। मानव क्या है, प्रकृति की ही उपज है, उसको क्या करना पड़ता है, प्रकृति के अनुसार अनुकूलन करना पड़ता है, पर्यावरणीय दशाओं के अनुसार खुद को डालना पड़ता है। अगर गर्मी पड़ रही है या सर्दी पड़ रही है तो हम उस वातावरण को चेंज नहीं करते, हम गर्मी या सर्दी को चेंज नहीं करेंगे, हमें गर्मी या सर्दी के अनुसार खुद के शरीर को डालना पड़ेगा। ये बात बोली है किसने, रेडचेल। तो ये कुछ एक विद्वान थे जो किसके समर्थक है, पर्यावरणीय निश्चयवाद के। अब थोड़ी सी आलोचना भी हम पढ़ लेते हैं कि इसकी आलोचना क्यों हुई, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा पर्यावरणीय निश्चयवाद की विचारधारा क्या है, इसका आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। तो आलोचना क्यों, अब यहां हम देखें जितने भी विद्वान हमने पढ़े हैं ये सारे एक ही बात मानते हैं कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है, प्रकृति सब कुछ करने वाली है और मनुष्य का उसके ऊपर कोई वश नहीं चलता। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, ये एक पक्षीय दृष्टिकोण है इन सबका। अगर हम देखें ये प्रकृति को ही सब कुछ मान रहे हैं, मनुष्य को तुच्छ प्राणी मान रहे हैं, महत्वहीन मान रहे हैं, जबकि है इससे विपरीत। अगर कुछ मनुष्य नहीं होगा, अगर जीवन नहीं होगा धरती के ऊपर, तो प्रकृति का कुछ नहीं होगा। यानी प्रकृति के अंदर जो बदलाव करने वाला है वो कौन है, मनुष्य है, मानव है। इसलिए मानव के रोल को हम अनदेखा नहीं कर सकते। तो इस विचारधारा की आलोचना इसी आधार पर हुई है कि ये एक पक्षीय दृष्टिकोण है पर्यावरणीय निश्चयवाद। एक पक्षीय दृष्टिकोण कैसे है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ प्रकृति को महत्व दे रहे हैं, मनुष्य के रोल को ये क्या कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। इसलिए पर्यावरणीय निश्चयवाद को एक पक्षीय दृष्टिकोण मानकर इसकी आलोचना की गई कि ये प्रकृति को ही सब कुछ मानता है, मनुष्य के कार्यों को कोई महत्व नहीं देता। तो यही आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने ये पढ़ा है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद है क्या, इसके समर्थक कौन कौन से हैं, उनके विचार क्या क्या हैं और इसकी आलोचना किस आधार पर की गई है। धन्यवाद।